जय हिंद। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टॉपिक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने स्कूल और घरों में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानने को जंगल की है जो इस किताब का कागज़, मेज़, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों से तेंदुपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबर, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्मशोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकेजिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगल से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों कि एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। यह विविधता तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरगाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है। अर्थात पहले टॉपिक में तो यहाँ पूरे विश्व में पाए जाने वाले लकड़ी या फिर जो हमारे उपयोग की वस्तुएं जो पेड़ पौधे से प्राप्त होती है उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि किस तरह से औद्योगिकरण हुआ, जिसके कारण वनों का ह्रास होने लगा। और जो 1700 ईस्वी से 1995 के बीच लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल का ह्रास हो गया, जो जिसका परसेंटेज लगभग 9.3% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब वनों का विनाश क्यों, अब वनों का विनाश कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में जानते हैं। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश क्यों नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया नई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करते हैं। अर्थात वन लुप्त कैसे हुआ, वनों का ह्रास कैसे हुआ, कटाई कैसे हुआ, इसी पे अब और चर्चा किया गया हुआ। आगे सो देखते हैं हम लोग आगे। सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों का साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाव आया। अर्थात यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों अपने निवास करने के लिए, अपने खाद्य पूर्ति करने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि पे निर्भर होते गए। और जैसे जैसे औद्योगिकरण हुई उस तरह से पेड़ों का कटाई होने लगा। और इस कारण भारत में या फिर विश्व में वनों का ह्रास होना शुरू हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिखाई गई हुई है, इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूँ व कपास के उत्पादन जो जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। लिहाजा इन
फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियावान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य ज़मीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब ब्रिटिश सरकार का जब भारत में जब शासन शुरू होता है तो वो लोग जब आते हैं तो शुरू में पटसन जैसे खेती को बढ़ावा देते हैं और ख़ास करके वैसे खेती पे बढ़ावा देते हैं जो जिससे उनको ज़्यादातर उत्पादन होता था और जिससे ज़्यादा उनको मतलब लाभ हो सके। तो इसी तरह से इसका मतलब इस खेती पे का मतलब ये बढ़ाया जाने लगा और बढ़ाया जाने के कारण इस तरह से किसानों को खेती करना पड़ा ज़्यादा से ज़्यादातर, जिससे कारण वनों की कटाई शुरू हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉक्स करके ये दिया गया हुआ है, इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में भी कुछ पॉइंट करके दिया गया हुआ है कि प्रति ज़मीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए। यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशों के बीच शुरुआत से ही लोकप्रिय रहा है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। पटरी पर स्लीपर, उसके बाद नीचे का एक फिगर में दर्शाया गया हुआ है। चलिए देखते। 19वीं सदी के शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत अर्थात ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। अर्थात जब औपनिवेशिक सत्ता जब ये भारत में जब आती है तो वो अपने देश में अर्थात पश्चिमी देश में अपने इस लकड़ी की पूर्ति के लिए जिससे उनके जहाज़ों में काम किया जाता था, जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता था उसकी पूर्ति के लिए भारत से लाखों टनों के रूप में यहाँ से लकड़ी का निर्यात होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़ रखने के लिए स्लीपरों के रूप में भी लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अर्थात जिस तरह से देखते हैं कि जब 1825 से रेलवे लाइन जब शुरू होती है और 1853 में भारत में भी रेलवे लाइन का प्रचार प्रसार होता है और विस्तार किया जाता है, तो रेलवे पटरियों के मतलब रेलवे लाइन के पटरियों के लिए या फिर रेलवे में भी वैसे लकड़ी का उपयोग किया जाता था जो कि भारत में उस समय थी, और तो उसका कटाई किया जाने लगा और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगा। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में से तेज़ी से फैला। अर्थात यहाँ 1853 में स्थापना के बाद 1860 ईस्वी से भारत में भी रेलों का विस्तार काफ़ी मतलब तेज़ी से होने लगा। 1890 के लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी से 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए।
सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों की इर्द गिर्द जंगल तेज़ी से गायब होने लगी। अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे रेल की विस्तार होने लगी और रेलवे लाइन के आसपास में या फिर रेल का जहाँ में हब होता था उसके आसपास के जंगलों का विनाश शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक तस्वीर दर्शाया गया हुआ है कि रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के तहतीर सहेजता हुआ हाथी, अर्थात लकड़ी को जमा किया जा रहा है हाथी के द्वारा, उसी के बारे में दिया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ स्रोत करके दिया गया हुआ है कि मुल्तान और सुक्कुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइनें बनाई जानी थी, उसी के बारे में बताया गया है, उसके लंबाई, उसके पूरे चीज़ के बारे में। ठीक है, उसमें कितने लकड़ियाँ मतलब लगी हुई थी, इसी सब के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट करके दिया गया है, इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी जमा किया गया हुआ और इसको ट्रक से ले जाते हुए। अब देखते हैं बागान के बारे में। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबर की बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाराबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। अर्थात जहाँ जंगल थे वहाँ के जंगलों को साफ करके निर्यात कर दिया गया और वहाँ पे चाय कॉफ़ी का उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे होती है। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज़ और रेल पटरियों बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रोडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशविरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। ठीक है, अर्थात वहाँ से पश्चिमी से एक विशेषज्ञ को बुलाया जाता है और यहाँ पे उसको नियुक्त किया जाता है। ब्रोडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान एवं में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले, यहाँ पे एक तस्वीर दिया गया हुआ है। ठीक है, इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ भी एक तस्वीर दिया गया हुआ है, इसे देख सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को सज़ा का भागी बनाना होगा। अर्थात वहाँ पे जो एक विशेषज्ञ अधिकारी जब नियुक्त किया गया था उसके विचार से ऐसा किया गया कि वहाँ पर जो भी उस वन का कटाई करता है उसके सरकार के अलावा या फिर बिना ऑर्डर लिए हुए या फिर अवैध तरह से जो भी कटाई करता है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, इस तरह ब्रोडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में किया गया। हालांकि आज़ादी के बाद 1952 में भारतीय वन प्राधिकरण का मतलब स्थापना किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय नई मतलब वन नीति 1988 में लाया जाता है। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। 1865 के भारतीय वन अधिनियम के सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यह जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी
कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञ सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह परिस्थिति कतई वैज्ञानिक नहीं है। ठीक, अर्थात ये जो स्थापना किया गया था वो अंग्रेज के काल में ही था। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इसकी जगह धीरे धीरे सॉरी इस इनकी जगह सीधी पक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली ज़मीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। अर्थात यहाँ पे यह समझ सकते हैं जब अंग्रेज़ों ने वनों का विनाश करना शुरू किया गया तो जो नेचुरल रूप से जो पहले से जो ये प्राकृतिक वन थे उन सब का कटाई किया जाने लगा और उसके जगह पर वहाँ पे विभिन्न तरह के पेड़ों को नहीं लगा करके एक ही प्रजाति के पेड़ को लगाया जाता था। और लगाने का उद्देश्य ये होता था कि इसे फिर ये जैसे जैसे ये डेवलप करे और एक निश्चित समय के बाद इसे फिर से काट लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों के 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। ठीक है, अर्थात यहाँ का जो वन था उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। आगे देखते हैं, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसे होना चाहिए इसके बारे में वे वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों, यहाँ देखिए एक फिगर में दर्शाया गया हुआ है जंगलों से महुआ बीनते हुए, जो कि ग्रामीण रूप में आज भी देखा जाता है कि जहाँ महुआ का पेड़ होता है वहाँ मॉर्निंग के समय ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग जा कर के वहाँ से महुआ बीन के लाते हैं और उसका उपयोग अपने मतलब कुछ पालतू जैसे जानवरों जैसे में बैल वगैरह का खिया जाता है, जो कि गाड़ी ढोने में काम आता है। जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसे लकड़ियों जो सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए शगौना और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरे किस्में काट डाले गए। अर्थात यहाँ पे ये ऐसा समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने वैसे ही पेड़ दोबारा लगाए या फिर वैसे पेड़ों का प्रोत्साहन किया जो उनके ज़्यादा से ज़्यादातर फ़ायदे वाले पेड़ पौधे थे। ठीक है, वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल खाते पत्ते आदि वन उत्पादन के विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर ना आई हो। अर्थात जब तक घर में कुछ फसल नहीं आई रहती है तब उस पेड़ पौधे से जो फल मिलते थे उसको अपना आहार के रूप में लोगों द्वारा ग्रहण किया जाता था। दवाओं के लिए जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल होता था। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेतों और औजार बनाने के लिए किया जाता है। बांस से बेहतरीन बारें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। आज भी देखते होंगे कि ग्रामीण इलाके में मतलब इस तरह का चीज़ें बनाई जाती है और बना करके बेचा जाता है, जिससे एक व्यवसायिक का भी काम हो जाता है। सूखे हुए कुम्हारे के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सिमुर
कि कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के तेल निकाला जा सकता है। रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है, अर्थात जो पेड़ से जो कुछ दैनिक कार्य के लिए जो भी चीज़ें उपयोग में आते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किल बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियों गैरकानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाले औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया है कि जब वन अधिनियम जब लगा दिया गया तो लोगों को मतलब अपने कार्य के लिए भी वन काटने का अधिकार नहीं था। तो ये लोग चोरी छुप करके अपने वन काटते थे और जब ऐसे कार्य करते थे तो जो अंग्रेज़ को जो सिपाही थे, सरकार के जो सेना थी, वो जो पकड़ लेते तो उनसे बचने के लिए या तो उनको घूस देते थे और इससे वो जो सिपाही वहाँ थे इन लोग से घूस ऐंठ करके अपना काम निकालते थे। आगे देखते हैं वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ती है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या ताबी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धाया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोडू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। ये झूम खेती होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। झूम खेती वैसे है कि जैसे में स्थानीय जो लोग होते हैं जो वहाँ निवास करते हैं, उन लोग के द्वारा जो पेड़ पौधे जो काटा जाता है उसे जो झूम खेती नहीं करते हैं, वैसे लोग या वैसे समुदाय या वैसे जनजातीय जो कि घूम घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि मान लिया कि अभी मतिया का स्थान पे है तो अभी यहाँ के जो वन संपदा है उसका उपयोग कर लिए, फिर इस स्थान का जो वन संपदा जब समाप्त हो गया तो फिर यहाँ से उठकर वैसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे वन संपदा उपलब्ध हो, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं, फिर वहाँ के वन संपदा का उपयोग करते हैं और वहाँ के पूरे चीज़ को जब दोहन कर लेते हैं तो फिर वहाँ से उठ करके किसी तीसरे जगह पर चल जाते हैं, फिर ऐसे ही करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जैसे जैसे घूम घूम करके अपना निवास स्थान बनाते हैं और वन संपदा का उपयोग करते हैं तो इससे वनों का विनाश होता जाता है। यही झूम कृषि है। ठीक है। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलिया। यूरोप वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगल के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसे ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए कि झूम कृषि के बारे में यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि जैसे जैसे लोग यहाँ आते हैं वहाँ के वनों को काट के जला दिया जाता है और फिर वहाँ पे खेती की जाती है और फिर वहाँ से निकल जाते हैं लोग और फिर किसी और जगह पे जाते हैं। आगे देखते हैं। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है।
घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपने पेशा बदलना पड़ा, कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। ठीक है, यह मछली मारने वाले एक लड़का का तस्वीर को दर्शाया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, शिकार की आज़ादी कैसे थी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन में एक तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। अर्थात जो जनजातीय लोग सब थे वो जंगलों से हिरन, तीतर वगैरह जानवरों को मार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इससे क्या होने लगा कि जंगलों के में जानवरों जो जैसे महत्वपूर्ण जानवर जैसे में हिरन हो गया, इस सब का संख्या घटने लगी। इस पर सरकार ने कानून बना दिया और इसको मारने पर अवैध रूप से या इसका व्यापार करने पर गैर कानूनी घोषित करके उसको दंड दिया जाने लगा और इस तरह के कानून क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का खेत एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जिसमें शेर का शिकार किया गया हुआ है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। ठीक है, लगभग ये पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेज़ों के नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़ियों और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसान को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख से तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए कि न कि इनको मारा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट करके दिखाया गया हुआ है, स्रोत गौर करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि जब यहाँ के जनजातीय लोग या फिर जो इस देश के अर्थात भारत देश के जब स्थानीय लोग थे, वो लोग जब शिकार करते थे तो उस पर बैन कर दिया गया, मतलब उसे गैर कानूनी घोषित करके मतलब रोक दिया गया। ठीक है, और वहीं जब अंग्रेज़ों के द्वारा जब बाघों का हिरणों का शिकार जब किया जाने लगा, चीतों का शिकार किया जाता था, तो उसे यह कह कर के बताया जाता था कि ये खतरनाक जानवर है, ये रहेंगे तो फिर यहाँ के लोगों को हानि पहुँचाएगी या क्षति पहुँचाएगी, इसलिए इसे मारा जा रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों का मंशा कुछ और था, यहाँ से मार करके उसको बेचना, मतलब उनके खाल को बेचना, उसको मतलब इस तरह से सेलिंग करना, मतलब उसका निर्यात करना यहाँ से मार करके। ठीक है, और बाद में जा कर के इसको एक ट्रॉफी के रूप में, एक खेल के रूप में इसको उभारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं के बारे में। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह से नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिल गया। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे,
महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि उसे मार करके उसका निर्यात किया जाने लगा, तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा और लोग यही काम करने लगे। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जहाज़ों पर रह कर मैन्युक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना आरंभ कर दिया गया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों और नीचे उतर गए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। ठीक है। हिंदुस्तान में वनों का उत्पादन का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे समान जाते खाल, सींग, रेशम के कोय, हाथी के दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चल गया। ब्रिटिश सरकार ने भी कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारादारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका के साथ हाथ धो बैठी। इनमें से कुछ को आपराधिक कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। अर्थात यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जब जो पहले से लोग यहाँ पे काम करते थे, जो इस तरह से काम करते थे, उन लोगों को कोई चीज़ से मतलब रोक दिया गया और सरकारी नियंत्रण में उस कार्य को ले लिया गया। चाहे जानवरों को मारने की बात हो, उसका शिकार करने की बात हो, या फिर पेड़ पौधे के काटने की बात हो, या फिर वनों का वृक्षों को काट करके निर्यात करने की बात हो। और जो इस तरह के काम पहले से करते थे उन पर रोक लगा दिया गया और इसे को काटने जाने के बाद इसको अवैध करार देते और उसको गैर कानूनी घोषित करके उसको दंड दिया जाने लगा। इससे जो पहले से इस तरह का काम करते थे वो अपने आप को इस चीज़ से बाहर समझ करके और बाहर हो जाने के बाद या पुनः अपने वहाँ शासित सरकार में, वहाँ के अंग्रेज़ी सरकार में अपना नौकरी ढूंढने लगे, क्योंकि इन लोग का व्यवसाय छूट चुका था। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। अर्थात उन लोगों को काम पे रखा जाता था, उनको पैसा भी ज़्यादा नहीं दिया जाता था और एक बार जब पकड़ करके काम पे ला दिया गया तो वापस लौटने की भी चांसेस बहुत कम थी। ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट करके दिया गया हुआ है स्रोत घ में। पुतुमाऊ में रबर की निकासी के बारे में यहाँ पॉइंट करके कुछ दिया गया हुआ है कि 1912 के बीच पटुमियो 4000 टन रबर का उत्पादन हुआ। ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब वन विद्रोह के बारे में दर्शाया गया हुआ है, इसको देखते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेज़ों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था, वो खासकर कि वो जनजातीय से क्षेत्र में ही रहते थे और खुद ये
एक जनजाति थे और वहाँ पर जब अंग्रेज़ों के द्वारा जब अवैध रूप से कब्ज़ा किया जाने लगा और उन लोगों का जो कार्यपद्धति था वो उसको जब रोका जाने लगा था, इसके विरुद्ध में आंदोलन किया गया था। उसी तरह से एक आंदोलन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया हुआ है, जो कि बस्तर के बारे में है। तो बस्तर के लोग के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के ऊपर में छत्तीसगढ़ के मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आस पास पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाँव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्यौहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल, यहाँ पे बस्तर के सेना कैंप के बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, जो कि 1910 ईस्वी के है। यहाँ पे चित्र सन 2000 में बस्तर के यहाँ पे एक मैप दिखाया गया हुआ है, इसको देख सकते हैं, जो कि झारखंड का क्षेत्र का था, जो कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से सटा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी डांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने के गांव के मुखिया जुड़ते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करके घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रहण पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले ज़मीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से ग्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। अर्थात जब देखते हैं कि वहाँ के जो समुदाय होते हैं उन पे पाबंदी लगा दी जाती है कि इसका क्षेत्र का उपयोग नहीं करना है और अचानक आकर के वहाँ से बहुत सारा जनजातियों को वहाँ से खाली करवा दिया जाता है। ठीक है, और इसी के बीच में 1907-08 के बीच में अकाल पड़ता है, उसी के बारे में बताया गया हुआ है। लोगों ने बाज़ारों में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गाँव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर बनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति उनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का संदेश था।
हर एक गांव ने इस बगावत के खर्च में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थाने को लूटा व जलाया गया। अनाज का पुनर्वितरण किया गया, जिस पर हमले हुए उनसे ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इस घटनाओं के एक जस्मदीर गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों और स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अर्थात ये समझ सकते हैं कि जब जनजातियों को जब अपने समुदाय से जब निकाला जा रहा था, अपना स्थानीय जगह से निकाला जा रहा था, या फिर उन पर जब अवैध तरह से या फिर एक जो उन लोग पर एक कानून थोपा गया था कि इस समुदाय में या फिर इसके मतलब जो जनजाति जो क्षेत्र रहते थे उस क्षेत्र में आने वाले वस्तुओं का, वहाँ के वनों का अगर उपयोग किया जाता था तो उस पर मतलब आरोप लगा कर के उसको सज़ा दी जाती थी। तो वैसे लोग या वैसे कर्मचारी या वैसे सैनिकों पर इन लोगों ने टूटकर हमला किया और उनके घर लूटे, उनके सामान मतलब छीन कर लाए, उनके हत्या करने की कोशिश किया गया। उन पर मतलब बहुत तरह से अपना कोशिश किया गया कि इनको दबाते हैं, ठीक है। इसी तरह का प्रयास किया गया था जनजातियों के द्वारा। आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों ने बगावत को कुचलने देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ फौज ने उनके बंद तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोरे बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। यहाँ पे एक पॉइंट करके दिया गया है कि स्रोत चाह में कि भेड़ियों ने 400 लोगों को भोरिया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी, ठीक है। इसी के बारे में कुछ पॉइंट करके स्कूल को जलाया गया, दीवान को सुरक्षित वापस मतलब भेजा गया, इसी सब के बारे में कुछ दिया गया हुआ है, इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अंग्रेज़ों को फिर यहाँ भी एक कुछ पॉइंट करके दिया गया हुआ है बस्तर में लोगों के बुजुर्ग से लड़ाई करने के बारे में, ठीक है। आगे देखिए। से नियंत्रण पाने के 3 महीने लग गया था। तो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे अधिकार करना कोशिश की, यहाँ के आंदोलन को, यहाँ के विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई, तो इसमें लगभग 3 महीने का समय लग गया। फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले ही योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी ये लोग जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज़ उद्योग और लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चले, ज़रा देखें कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था, ठीक है। हम देखते हैं जावा के जंगलों में क्या हुआ बदलाव, उसी के बारे में देखते हैं। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादन द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वन आच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसे कि हम देखें कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएँ थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वे भी जहाज़ बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। अब देखते हैं कि जावा के लकहारे के बारे में।
जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमन्तू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बंटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सगौना की कटाई का राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना आरंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 के कलांगों में एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अर्थात जावा में भी मतलब जब वहाँ की सरकार के द्वारा जब उस वन पर जब नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ वहाँ भी विद्रोह शुरू होता है, लेकिन फिर सरकार के द्वारा वहाँ के भी विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, डच वैज्ञानिक वानिकी के बारे में देख लेते हैं। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों के जंगल तक पहुंचकर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा रही थी, काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। ठीक है, भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने के लिए आवश्यकता पैदा कर दी गई। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपरों तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगल में खेती की ज़मीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया गया कि वह सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंड डॉग डिस्टेंटेंट के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दे दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। अर्थात यहाँ पे यह समझ सकते हैं कि वहाँ से जब वन कटवाया गया है तो वहाँ की सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया कि जो मतलब कानून ही नहीं, उसको मतलब ये मान सकते हैं कि उसके आश्वासन दिया गया कि जो लोग इस वन कटाई में उनका सहयोग करेंगे, जो उनके निर्यात में या फिर वन को उस लकड़ी को जो ढोने में जो सपोर्ट करेंगे, उनको उस कटाई किए गए क्षेत्र पे खेती करने के लिए सुविधा दिया जाएगा। अर्थात उनको कर मुक्त मतलब खेती करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये काम हो जाने के बाद क्या किया जाता है कि उनको ऐसा नहीं किया जाता है, बस थोड़ी सी पैसा दे दिया जाता है और उनको जो विशेषाधिकार जो दिया गया हुआ था उसको छीन लिया जाता है। ठीक है, समिति की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौना के जंगलों में स्थित रांदू बुलांगतुंग गांव के निवासी सुरवंती को शामिल जंगलों में राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, ज़मीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं है हो सकता है। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वाले में शामिल का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचार को मानने लगे थे। डच जब ज़मीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ शामीनवादियों ने अपने ज़मीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरे लोगों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट करके दिया गया हुआ है कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक अफसर डर्क वॉन
होजेनड्रॉप ने उपनिवेश कालीन जावा से कहा था, उसी के बारे में कहा गया हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंडोनेशिया का चित्र दिखाया गया हुआ है। ठीक है, इसके मैं आपको मार करके बता देता हूँ। तो ये हो गया सुमात्रा द्वीप, ये हो गया जावा और ये हो गया बोर्नियो। तो इस बोर्नियो पे 3 देश का अधिकार है वर्तमान में अभी। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया और एक बोर्नियो, सॉरी इंडोनेशिया मतलब ये सबसे ज़्यादा अधिकार इंडोनेशिया का है, उसके बाद मलेशिया का है, उसके बाद बोर्नियो का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि युद्ध और वन विनाश के बारे में देख लेते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौना के विशाल के लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योगों के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों में अपनी खेती का विस्तार किया। जंगल के बाद इंडोनेशियाई वंश से सेवा के लिए इन ज़मीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उसके से बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया हुआ है कि इंडियन म्यूनिसिपल बोर्ड सुले पैगोडा पर एकत्रित जहाज़ों को लादने का तैयार बम पिटम्बर के बारे में यहाँ पर दिया गया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं कि वानिकी में अब नए बदलाव क्या क्या है। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की नई सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होती है। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवाराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तब वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता रहा है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरण विद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके के बारे में सोचने लगे हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत में जो भी वन बच पाए हैं उसके बचाने का श्रेय वहाँ के जो ग्रामीण निवासी थे, वहाँ के जो स्थानीय जो समुदाय थे उनके चलते बच पाया है। ठीक है, नहीं तो ये भी नहीं बच पाता। इस तरह से हम लोग का आज चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट डेज में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। और तो कैसा मेरा रहा प्रयास, इस पर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर देंगे। और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।